जय हिंद दोस्तों, नमस्ते भाई। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आज फिर हम एक नए मॉक टेस्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आप देखना, जो हम आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करवाएंगे ये एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। और आप ये अपने माइंड में श्योर कर लो कि इसी टाइप के क्वेश्चन इस बार जो सीजीएल 2022 के जो एग्जाम होंगे उसमें इसी टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट को। आपको 1 बाय 1 करके हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिनों में और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। फिर ए नए कारीगर सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेला कार्य करता है तो उसी कार्य के 40% भाग को उसी कार्य के 40% भाग को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, दो यहाँ पे व्यक्ति है, ए और बी। दो व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति है और दूसरा बी व्यक्ति है। और ये जो है काम को कितने कितने दिनों में फिनिश कर सकते हैं। एक तो 15 दिनों में काम को खत्म कर सकता है और दूसरा 10 दिनों में काम को खत्म कर सकता है। तो काम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम मारेंगे। कितना हो गया काम, 30। तो ए की एफिशिएंसी 2 आ गया और बी की एफिशिएंसी 3 आ गया। अब सवाल में ये बोला गया था कि दोनों एक साथ मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। तो दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे। 4 दिन में टोटल कितने काम कर देंगे, आप कहोगे 4 दिन में टोटल 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन में टोटल 20 काम कर देंगे। एक काम आपका डन हो गया, ठीक है। अब रिमेनिंग जो काम है, रिमेनिंग काम कितना बचा, RW वर्क, रिमेनिंग वर्क, तो आप कहोगे 10 है। अब इस रिमेनिंग वर्क को ए और सी मिलके कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आप सवाल में आपने पढ़ा था तो लिखा था ना कि 4 दिन तक काम करने के बाद बी इस काम से डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है। और उसके जगह पे एक नया कारीगर सी आया और जो शेष कार्य है उस शेष कार्य को ए और सी मिलकर 3 दिनों में पूरा कर दिया, ठीक है। तो ये ए और सी का क्या आ गया, कंबाइंड एफिशिएंसी आ गया। 10 मिनट काम था रिमेनिंग, दोनों मिलकर 3 दिन में काम कर दिया। तो यहां से ये क्या देगा हमें, ए और सी का एफिशिएंसी देगा। अब हमसे पूछा क्या कि अगर सी अकेला कार्य करे तो इस कार्य के 40% भाग को कितने दिन में करेगा। तो देखो, आप इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे तो आप कहोगे 3 सही 1/3, ठीक है। अब देखिए, यहां पे आप देख पा रहे हो कि ए की एफिशिएंसी 2 है, ए और सी का कंबाइंड एफिशिएंसी 3 सही 1/3% है। तो एक बात बताओ भाई, सी की एफिशिएंसी कितना होगा। आप कहोगे कि सी की एफिशिएंसी निकालना है ना, तो इसमें से 2 घटा दीजिए, तो 1 सही 1/3। ये आ गया आपका सी की एफिशिएंसी। तो सी भैया जो है टोटल काम के 40% का मतलब 2/5। ध्यान से समझना कि काम को कितने दिन में करेंगे। तो सी की एफिशिएंसी कितना है, 4/3। आप जानते हो कि ये 3 की मल्टीप्लीकेशन कहां हो जाएगा, ऊपर ही हो जाएगा। और ये 5 कहां पे आएगा, नीचे। तो ये 5 चौका 20 हो गया, 20 से काट देंगे तो ये हो गया आपका, 20 से काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 और ये 2 कट जाएगा ना। और 3 तिहाई कितना आ रहा है, 9 डेज। 9 डेज में काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगले सवाल पे आते हैं। फर्स्ट सवाल आपका खत्म हो गया। आगे के सवालों में देखिए क्या लिखा हुआ है।
के सवाल में आप देख पा रहे होंगे कि ये एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। अब इसको सॉल्व करना है भाई, तो सबसे पहले तो ब्रैकेट का काम होता है। चलो अब करते हैं इसको सॉल्व। 6 × 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23/6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, प्लस है। उसके बाद अब ब्रैकेट के मटेरियल को देखेंगे, तो ये हो गया 11/3, ठीक है, प्लस अब यहां पे देखिए 15/4 है। उसके बाद आपका यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट का सिंबल है। उसके बाद देखो 25 + 4 29/5। अब यहाँ भाग का सिंबल है, तो इसको भाग है तो यहाँ पे गुना में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो पहले आप कितना आ रहा है 29/2 आ रहा है, तो गुना में कन्वर्ट कर दे 2/29 हो जाएगा। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। हो गया बात खत्म। 29 से 29 काट दिए, 5 से काटेंगे 15 को कितनी बार में जाएगा 3 बार में। तो ये आ गया आपका 23/6 प्लस 11/3 प्लस, और ये कितना आएगा मेरे भाई, आप कहोगे कि ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा, और कट रहा है ना, 2 × 2 2 × 4, ये 3/2 आ गया। कोई समस्या नहीं है यहाँ पे आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए ध्यान से, एलसीएम आपका 6 हो गया, ये 23 है आपका, ये 22 बनेगा, और ये कितना बन जाएगा 9। आप देखेंगे 22 + 8 30 हो गया, 30 इसको 1 दे दो, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 24। 30 में 24 जोड़ देंगे कितना आएगा भाई, 30 में 24 जोड़ देंगे 54, और 54 को कितना से डिवाइड करना है 6 से, तो 6 से 54 को डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा 6 × 54। सेकेंड नंबर सवाल का ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक आपको टेबल चार्ट दिया गया है, ठीक है, और इसमें अलग अलग व्यक्ति हैं, उनके वेतन, उनके एरियर, बोनस और ओवर टाइम में जो पैसा मिला है ना उसको दिखाया गया। और सवाल में क्या बोला गया है, वरुण का बोनस अमित और नितिन दोनों की कुल बोनस से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए वरुण का बोनस कितना है, तो आप कहोगे कि वरुण का बोनस जो है वो 1240 है, और अमित और नितिन दोनों के कुल बोनस कितना है, तो अमित और नितिन दोनों के कुल बोनस है आपका दोनों को मिला करके है 2000। तो देखना है आपको कि 2000 से ये कितना कम है। तो देखो आप ध्यान से 0 से 0 कट गया, 2 से सिंप्लीफाई करते हैं ताकि ये 100 बन जाए, और 100 पे जो चेंज दिखेगा वो डायरेक्ट परसेंटेज होगा। तो ये 100 हो गया, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको भी 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 62। तो देखो इन दोनों के बोनस से कितना परसेंट कम है ये पूछा है। तो देखो भाई कितना परसेंट कम है, तो आप कहोगे कि ये 38% कम है, ठीक है। अब देखिए अगले नंबर सवाल पे आते हैं। निम्न बार ग्राफ 2014 से 2018 तक 5 वर्ष के दौरान ए और बी संस्थान में विज्ञान संकाय पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे दर्शाया गया है, ये एक कॉलम चार्ट है। अब यहाँ पे बोला है कि 15 और 2015 में और 2017 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या। तो 15 और 17 में जो है नामांकित छात्रों की कुल संख्या, देखिए 15 और 17 में बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या कितना है, तो 15 और 17 दोनों मिला करके बी में जो नामांकन हुआ है वो 685 का हुआ है नामांकन, ठीक है 685।
और 14 और 2016 में संस्थान बी में ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या। तो 14 और 16 में ए में नामांकन कितना हुआ है? तो ए में नामांकन हुआ है आपका 460। इन्हीं का क्या बताना है आपको? अनुपात बताना है। देखिए किससे कट रहा है, आप काटने का प्रयास करें। 5 से कट रहा है, 5 कम 5, 5 3 15, 5 से 35। 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा? 5 नमा 45 और फिर कितना बचेगा? 1, 5 गुना 10। तो 137 अनुपात 92 इस सवाल का उत्तर है। तो 4th नंबर सवाल का जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट होगा। देखिए अगले नंबर सवाल में क्या बोला गया। अब देखिए फिर से एक आपको यहाँ पे पाई चार्ट दिया गया। सवाल पढ़ेंगे, निम्न पाई चार्ट ए बी सी डी ई और एफ 6 विभिन्न वर्गों में किसी विद्यालय में नामांकित किसी विद्यालय में कक्षा X के 300 विद्यार्थियों के प्रतिशत बार वितरण को निरूपित करता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो वो जो है ना X के 300 विद्यार्थियों के प्रतिशत बार वितरण को निरूपित कर रहा है। ये टोटल 300 विद्यार्थी है एक कक्षा में, और उसके जो अलग अलग जो सेक्शन होते हैं उनमें कितने कितने परसेंट छात्र हैं उसको दिखाया गया। और सवाल में बोला कि टोटल 300 छात्र हैं। तो दी गई तालिका ए बी सी डी ई और एफ 6 विभिन्न वर्गों में कक्षा X के लड़कों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, यदि वर्ग ई में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है, तो ई में देखिए लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात बोला है कि 3:4 है, और वर्ग ई में लड़कों की संख्या और वर्ग सी में लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करें। तो भाई एक बात बताओ मैं, यदि वर्ग ई में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो ई में टोटल कितने छात्र हैं पहले ये निकालना होगा। तो अगर आप ई में टोटल कितने छात्र निकालोगे तो देखिए ई में आप देख पा रहे हो कि 14% छात्र, 300 का अगर हम 14% निकाल देंगे तो 300 का 14% 42 आएगा। ई में टोटल 42 छात्र हैं, और इसमें लड़का और लड़की जो है बॉयज और गर्ल वो 3:4 के रेशियो में है। तो हमें तो मतलब है ई में लड़कों की संख्या से, तो ई में लड़कों की संख्या कितना आएगा? तो लड़का लड़की दोनों मिला के 7 यूनिट है, तो 7 का मतलब 42 दिया गया, 6 गुना। तो लड़कों की संख्या कितना आ जाएगा? आप कहोगे कि 3 की वैल्यू 18। ठीक है, तो ई में लड़कों की संख्या आ गया। और वर्ग सी में लड़कियों की संख्या, तो सी में लड़कियों की संख्या कितना है? तो पहले देखेंगे सी में टोटल कितना परसेंट। देखो सी में टोटल कितना परसेंट छात्र है? 19%। 300 का 19% निकाल देंगे, 19 दिया 57, तो टोटल 57 छात्र है कहा? सी में। अब देखिए सी में तो आपको मतलब है लड़कियों की संख्या से, तो सी में लड़कों की संख्या है 34। तो अगर इसमें से 34 घटा देंगे तो लड़कों की संख्या 34 है, अगर इसमें से हम घटा देंगे तो क्या लड़कियों की संख्या नहीं आ जाएगा? तो 34 घटा दो भाई, 34 घटा देंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 23 आ जाएगा। तो अनुपात कितना आ गया आपका? 18:23 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 5 नंबर सवाल का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। देखिए अगले सवाल में क्या बोला गया है? हृदय अपना गुल्लक खोलता है और उसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया मूल वर्ग के सिक्के 10:5:2:1 के अनुपात में मिलते हैं। यदि कुल 72 सिक्के थे तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में राशि ज्ञात करें। देखिए एक गुल्लक जब खोला तो उसमें किस किस तरह के सिक्के थे? 1 रुपए के सिक्के थे और
₹2 के सिक्के थे, ₹5 के सिक्के थे और ₹10 के सिक्के थे। और इनकी संख्या का जो रेशियो है, नंबर ऑफ कॉइन्स जो है, वो किस रेशियो में है भाई? तो आप कहोगे जो नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, वो 10:5:2:1 के रेशियो में थे। 10:5:2:1 के रेशियो में थे। ठीक है, तो अगर आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट कितना बन रहा है? तो आप कहोगे ₹1 के 10 सिक्के हैं तो ₹10 बनेंगे, ₹2 के 5 सिक्के हैं तो ₹10 बनेंगे, ₹5 के 2 सिक्के हैं ₹10 बनेंगे, ₹10 के 1 सिक्के हैं, यहाँ भी ₹10 बनेंगे। टोटल कितने रुपया बन रहे हैं? तो आप कहोगे टोटल ₹40 बन रहे हैं। अब अगर आप टोटल सिक्कों की संख्या जोड़ो तो कितना आ रहा है? तो 10 + 5 15 + 2 17 + 1 18, टोटल 18 सिक्के बन रहे हैं। लेकिन सवाल में बोला है सिक्कों की संख्या 72 है। कितना गुना है? 4 गुना। देखो आपने इन सिक्कों पे काम करके अमाउंट निकाला, लेकिन हम इन सिक्कों को जोड़े तो इसकी संख्या 18 आया, लेकिन सवाल में सिक्कों की संख्या है कितना? 72, 4 गुना है, तो अमाउंट भी कितना होगा? 4 गुना होगा, ₹160 हो जाएगा। क्लियर है? अब 7 नंबर सवाल पे आते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल में क्या बोला गया है? बोला गया है दी गई तालिका 16 से 20 तक 4 शहरों में लगाए गए पेड़ों की संख्या दर्शाता है। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष में सबसे अधिक पेड़ लगाए गए थे? देखना है आपको कि सबसे अधिक पेड़ किस वर्ष में लगाए गए थे। तो देखिए अगर आप इस टेबल चार्ट को बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तो आप देख पा रहे हैं कि अगर सभी वर्ष पे एक बार आपको ध्यान से नजर डालना है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस वर्ष सबसे अधिक पेड़ों की संख्या लगाई गई है। तो देखिए अगर आप सभी पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए 2017 में आप देखो कि 2000 से ज्यादा 2 बार यहाँ पे आ रहे हैं। एक बार तो आ रहा है यहाँ पे 2500, एक यहाँ पे आ रहा है 2300, 2 जगह ज्यादा आ रहा है। उसके अलावा जो है ये दोनों 1800 से ऊपर ही है ना। ठीक है, उसके अलावा कहीं भी ऐसा नहीं है। इसका मतलब 2017 में जो लगाए गए पेड़ों की संख्या है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो 7 नंबर सवाल का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको मेंटली सॉल्व कर सकते हो। आगे देखिए 8 नंबर सवाल। आगे 8 नंबर सवाल में बोला क्या गया है? यदि 9 अंकों वाली संख्या, अब संख्या है क्या? तो आप देखिए 7 P 5 9 6 4 Q और 2 8, ये क्या है? 88 से विभाज्य है। इसके बारे में बोला कि ये जो 9 अंकों की संख्या लिखा हुआ है ना, ये 88 से विभाज्य है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो Q के अधिकतम मान के लिए आपको बताना है कि P² - Q कितना होगा। अगर ये 88 से विभाज्य है और Q को हमको मैक्सिमम रखना है, ठीक है, तो देखिए Q को मैक्सिमम से मैक्सिमम हम क्या रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम 9 रख के 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो देखते हैं क्या सेटिस्फाई होता है। तो अगर आप यहाँ पे 9 रख लो, ठीक है, Q की जगह पे, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो कि कोई भी संख्या 8 से तभी डिविजिबल होता है जब उसका लास्ट 3 डिजिट 8 से कट रहा हो। तो 8 एकम 8, 1 से बचेगा 2 उतारेंगे, 8 एकम 8, फिर 4 से बचेगा 8 6 48। हाँ, ये 8 से कट गया। और आप समझ पा रहे हो कि Q का मैक्सिमम मान हम लिए हैं 9, इससे बड़ा मान तो हो ही नहीं सकता क्योंकि Q एक सिंगल डिजिट नंबर है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। Q का मान तो सेट हो गया। अब देखिए 7 × 5 12, 12 × 6 18, 18 + 9,
18 प्लस 9 कितना होगा? 27, 27 प्लस 8 35 हो गया। ठीक है, अब P देखिए, ये हो गया आपका P प्लस 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 2 15, 15 अब प्लस P हो गया। अब देखिए इनका डिफरेंस करेंगे, या तो 0 आएगा या फिर 11 का मल्टीपल आएगा। आप यहां पे Q का मान अब कुछ भी रख लो, 0 तो आ नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि आप 9 ही रख लो बड़ा से बड़ा, तो क्या यहां पे आप बताओ हमें कि 0 आएगा? 15 प्लस 9 24 हो गया, क्या 9 आएगा? नहीं, सॉरी 0 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप देखो, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका डिफरेंस 11 आना चाहिए। 22 तो आ नहीं सकता, संभव है ही नहीं। 22 कभी संभव है जो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि देखो अगर आप केवल अगर P को आप 0 भी ले लो और 15 घटा दो तो 20 आ रहा है। समझ पा रहे होंगे आप? 22 आने का तो कोई स्कोप नहीं है, तो 11 ही आएगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके सामने नहीं बचता है। तो 11 कब आएगा? आप बताओ P का मान क्या ले, ताकि इन दोनों को जोड़ के 35 में से अगर घटाएं तो 11 आ जाए। तो आप कहोगे कि 9 ले लो। 15 प्लस 9 कितना हो गया? 24, 24 घटा दो कितना में से? 35 में से, तो कितना आएगा? आपका 11 आ जाएगा। सेटिस्फाई है। तो यहां से आपने देखा कि P का मान भी कितना आ गया? P का मान भी 9 आ गया। अब देखो P का मान भी 9 है और Q का मान भी 9, ये P का मान है और ये Q का मान है। अब यहाँ पे पुट करते हैं, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 कितना होगा? इस सवाल का उत्तर 72 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 8 नंबर का C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल में क्या लिखा है? यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74 डिग्री है, अन्य दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजक के बीच का कोण ज्ञात करें। देखिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ABC। ये वाला एंगल के बारे में बोला है कि 74 डिग्री है। अब एंगल B का एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे और एंगल C का एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे, और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसी एंगल का वैल्यू बताना है। तो ये एंगल का वैल्यू कितना होता है आपको सबको पता है। इसमें इस कंसेप्ट पे सवाल हजारों बार एसएससी ने पूछ चुका है, मेंस में भी आया, प्री में भी आया, सब जगह ये क्वेश्चन आता है। इसका जो मान होता है 90 डिग्री प्लस a/2। समझ में आया? अब देखिए ये आपका अंतः केंद्र है, ठीक है ना। एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके मिलते हैं, ठीक है, वो इन सेंटर कहलाता है। तो इन सेंटर पे बना एंगल जो होगा 90 डिग्री प्लस a/2 होता है। तो 90 डिग्री हो गया ये। अब देखिए इसका मान 74 डिग्री है, तो इसका आधा कितना होगा? 37 डिग्री। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 127 डिग्री। इस सवाल का उत्तर है आपका 9 नंबर सवाल का जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 10 नंबर सवाल। देखिए 10 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। इस आपको बोर्ड पे ये सवाल दिखेगा। आप देखिए हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखेंगे ध्यान से, तो यहां पे जो सवाल है उसमें क्या निकालना है आपको। देखिए तो आपको पता है कि जब हम ए क्यू प्लस बी क्यू करते हैं तो क्या आता है? a प्लस बी इन दी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आता है। और आपको पता चल गया यहाँ पे कि आपका a प्लस बी क्या है। ये a प्लस बी आपको पता चल गया, तो आप इसका क्या करेंगे? ये वाला टर्म निकालेंगे, ये वाला टर्म सेकेंड टर्म निकालेंगे। तो इसका पहले क्या करेंगे? ए स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 6x स्क्वायर
4 दूना 8 होगा ना, सॉरी 8x² आएगा। और फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 3√3y है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 या 27y²। और माइनस का कितना आएगा, माइनस का 6√6xy आएगा। अब लेकिन देखो यहाँ पे तो सब जगह पे प्लस है ना, तो यहाँ पे आप प्लस करोगे तो ब्रैकेट में इसको ऐसे माइनस करना होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से आपका a का वैल्यू कितना मिल गया 8, b का वैल्यू कितना मिल गया आपको, v का वैल्यू 27 मिल गया, और c का वैल्यू कितना मिल गया माइनस का 6√6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जो पूछा गया वहां पे पुट करके उत्तर निकाल देंगे। तो 2a, तो ये हो गया आपका 16 माइनस b का मान कितना है, आप कहोगे कि b का मान आया है 27, तो 27 दिया 81। और देखेंगे आगे c का मान आया है माइनस का 6√6, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब 6√6 रख देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा आपका, ये हो गया 6 दूना 12, 12 छक्का 72 हो गया, ठीक है। अब देखिए 16, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 9। अब 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 10 नंबर सवाल का जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट नंबर सवाल। देखिए आगे सवाल में क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा गया सवाल में कि 2 10 ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप देखोगे कि 2 को अगर नीचे लाएंगे, 2 यहाँ पे गुना में है तो ये डिवाइड में आएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब 1/2 हो गया तो साइन 1/2 बताओ कितना डिग्री का मान होता है, तो आप कहोगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो यहां से आप कहोगे कि 3x माइनस 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, आप कहोगे कि ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अब इसको उधर ले जाएंगे तो x कितना आ रहा है, तो ये हो गया आपका 45, और 45 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 15 डिग्री, तो x की वैल्यू 15 डिग्री है। अब उसको यहाँ पे पुट करेंगे और इसकी वैल्यू, इसका आंसर निकालेंगे। तो 15 दूना 30, अब प्लस 15 45, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे 1/2 प्लस cot 30 डिग्री का मान कितना होता है √3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3। तो सॉल्व करके कितना आ रहा है 5/2, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हो सॉरी 5/2 नहीं आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 प्लस 1 7/2, ठीक है। मिस्टेक हो गया था, अब देख लेना ध्यान से, 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से 6 प्लस 1 जोड़ देंगे 7, ठीक है ना, 7/2। अब देखिए अगले सवाल पे आते हैं, देखेंगे अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। ए, बी और सी 3 दुकानदार किसी समरूप वस्तु को 4,820 रुपया का मूल्य अंकित करता है, ठीक है। ए, बी और सी अपने वस्तुओं को क्रमशः 20% और 20%, ए 20% और 20% की छूट देता है, बी कितना छूट देता है 25% और 15% का, तथा सी जो छूट देता है वो 30% और 10% की क्रमिक छूट देता है, ठीक है, और सामान को बेचता है। तो कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है और कितना देता है। देखिए 3 दुकानदार है, एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। ए जो छूट दे रहा है वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 20% का, 20% का और 20% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। बी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है कितना का 25% और 15% का।
25% का और 15% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। और सी 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है किसका किसका, 30% का और 15% का। तो यहां पे पूछा गया आपसे कि कौन सा दुकानदार, सॉरी लाइट कट गया है, देखिए 3 दुकानदार हैं और इस तरह से डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से कि इन तीनों जगह पे देखना सम कांस्टेंट होगा। अब 20 20 40 हो गया, 15 प्लस 25 दोनों जगह कितना आ रहा है 40, लेकिन यहां पे तो 45 आ रहा है। देखें 30% और 10% था, सॉरी यहां पे आप देख लेना ध्यान से, यहां पे 10% था, ठीक है। अब यहां पे देखिए सम कांस्टेंट है, तो देखिए अब अपने डिस्काउंट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस a गुणा b बटा 100। तो अगर दो संख्या का सम आपका कांस्टेंट है तो एक बात बताते हैं, संख्या का प्रोडक्ट बड़ा तब आता है जब वो दोनों संख्याएं क्लोज हो, लेकिन जब वो दोनों संख्याएं दूर दूर होंगे, समझ में आ रहा है, तो उनका प्रोडक्ट छोटा आता है। जैसे ये संख्याएं देखिए क्लोज है, ये भी थोड़ा क्लोज है, लेकिन ये संख्याएं जो है ये दोनों 30% और 10% काफी दूर है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट मिनिमम रहेगा, ठीक है। और डिस्काउंट को आपको मैक्सिमम रखना है, तो इस वैल्यू को आपको मिनिमम रखना है, और इस वैल्यू को मिनिमम हम तब रख सकते हैं जब दो संख्याओं के प्रोडक्ट को मिनिमम रखें, तो सबसे ज्यादा मिनिमम प्रोडक्ट यहीं से रहेगा। तो ये वाला डिस्काउंट जो है वो बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है, ठीक है, किसके लिए, ग्राहक के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब सवाल में पूछा है कि कौन सा डिस्काउंट बेहतर है, तो यही वाला डिस्काउंट जो दुकानदार सी है वो बेहतर डिस्काउंट दे रहा है। और सवाल में ये भी पूछा है कि और कितना रुपया में देता है, तो रुपया में निकालना आपको कितना देता है, तो 30 और 10 का सक्सेसिव लेंगे तो कितना आएगा, 40 माइनस 3 37%, 37% का डिस्काउंट दिया जाएगा। और वस्तु का दाम कितना था, आप कहोगे कि वस्तु का दाम था 4820 रुपया। अब इस वस्तु पर अगर हम 37% का डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट कितने का होगा, तो 37/100 लिखेंगे। देखिए 0 से 0 कट गया। अब अगर यूनिट डिजिट से सवाल हो जाता है तो बहुत अच्छा है। देखिए 7 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूना 14, 14 का क्या लेंगे, 4 लेंगे यूनिट डिजिट। अब देखिए नीचे में 10 है और 10 तो कट नहीं रहा है, 10 कट रहा है क्या, तो 10 के अगर नहीं कट रहा है तो यूनिट डिजिट 4 के बाद पॉइंट आएगा। तो देखो तो कौन सा उत्तर करेक्ट है इस सवाल के लिए, तो 12 नंबर सवाल का जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। दुकानदार सी जो है वो बेहतर डिस्काउंट देता है, ठीक है, और कितना का देता है, तो 1783.4 का, ठीक है। आप कहोगे कि आपने गुणा क्यों नहीं किया, तो हम कहें कि देखिए हमने इस सवाल को यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से कर दिया, 7 दूना 14 का 4 हुआ और नीचे में 10 है तो एक अंक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो सवाल का जो भी उत्तर होगा पॉइंट के बाद 4 आना चाहिए, और एक ही ऐसा उत्तर है जिसमें पॉइंट के बाद 4 आ रहा है, वो ऑप्शन सी है। तो यही आपका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। अब देखिए आगे नंबर सवाल पे आते हैं। देखिए आगे सवाल में क्या बोला गया, ये एक ट्रिगो का सवाल है, ठीक है। आपको बोर्ड पे ये सवाल दिखेगा, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए कॉट क्यूब थीटा है, कॉट क्यूब थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे कि कॉस क्यूब थीटा बट्टा साइन क्यूब थीटा, और नीचे में है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं,
तो आप कहोगे कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है 1/sin स्क्वायर थीटा होता है। देखिए तो आप कहोगे कि ऊपर में तो cos क्यू थीटा बचेगा और नीचे में आ रहा था आपका sin क्यू थीटा और उसके बटे में 1/sin क्यू थीटा sin स्क्वायर थीटा आया, तो दो पावर हट जाएगा तो बचेगा कितना, केवल एक पावर sin थीटा बचेगा। अब वही चीज यहाँ भी देखिए, यहाँ पे tan क्यू थीटा है, tan क्यू थीटा को sin क्यू थीटा बटा cos क्यू थीटा लिख सकते हैं और नीचे में है cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। तो दो पावर आपका कट जाएगा, तो देखिए यहाँ पे बचा आपका sin क्यू थीटा और नीचे में कितना बचेगा cos थीटा और प्लस का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अब देखिए ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं, ध्यान से देखना, sin थीटा इंटू cos थीटा एलसीएम होगा तो यहाँ पे बनेगा आपका sin पे पावर 4 थीटा प्लस cos पे पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप देखिए आपको दिख रहा है कि ये sin थीटा प्लस cos थीटा, सॉरी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और नीचे में कितना आ रहा है sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब इन चीजों को मेंटली भी कर सकते थे लेकिन हम आपको लिख लिख के कर रहे हैं ताकि आपके अंदर ये सवाल के लिए मतलब ज्यादा तकलीफ ना हो आपको। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, ऊपर में 1 आ गया, नीचे में क्या आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब भैया जब ये ऊपर जाएगा तो देखो ये हो जाएगा आपका cosec थीटा और ये हो जाएगा आपका sec थीटा, तो ये हो गया आपका cosec थीटा इंटू sec थीटा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 13 नंबर सवाल का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल पे प्रोसीड करते हैं। देखिए 14 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है। नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, बिंदु सी और डी व्यास ए बी के विपरीत पक्षों पर इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए सी डी इज इक्वल टू कितना बोला है सवाल में 25 डिग्री और ई जो है लघु चाप बीडी पर स्थित एक बिंदु है, तो आपको बताना है कि एंगल बीईडी का माप कितना होगा। तो पहले तो आप एक सर्कल बना लो, ठीक है। सर्कल में जो है एबी वृत्त का व्यास है, तो देखिए एबी क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। यहां से यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए सी और डी व्यास एबी के विपरीत पक्षों पे है, सी यहां है तो डी यहां पे है, ठीक है। और फिर सवाल में बोला है कि एसीडी जो है वो 25 डिग्री का है, तो यहाँ पे सी ले लेते हैं और यहाँ पे डी ले लेते हैं। देखिए सवाल में देखिए ऐसे बोला ए सी और डी, ये वाला जो एंगल बोला है कितना बोला है, ये 25 डिग्री बोला गया सवाल में, ठीक है। तो आप फिर आगे बोला था कि ये जो बीडी जो है बीडी के लघु चाप, तो ये हो गया आपका माइनर आर्क, सॉरी ये आपका हो गया मेजर आर्क और ये हो गया आपका माइनर आर्क। तो जो ई है ना वो बीडी के माइनर आर्क पे है, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि एंगल बीईडी कितना होगा, इस एंगल के विषय में बताना है, ठीक है। कैसे करोगे, हम कहेंगे देखो भाई एक काम करो, आपको इसको पहले से कनेक्ट कर देना, कोई समस्या नहीं है। आप देखो कि ये आपका डायमीटर है, डायमीटर है, ये व्यास है, तो व्यास से जब आप सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाते हो तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है, आप कहोगे 90 डिग्री का ये एंगल होगा,
कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ध्यान से देखना। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का हो गया। तो ये अगर 90 डिग्री का एंगल है और ये आपका 25 डिग्री का है, तो ये कितना बचेगा? तो आप कहोगे ये बच जाएगा आपका 55 डिग्री, सॉरी 65 डिग्री। ये कितना बचेगा आपका? 65 डिग्री। तो ये 65 डिग्री हो गया। आप कहोगे कि आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टेक्स सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो होता है वो अपोजिट एंगल से सम कितने डिग्री होते हैं? 180 डिग्री। अपोजिट एंगल मतलब इसके सामने ये एंगल है, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर ये 65 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा आपका 115 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 14 नंबर सवाल का जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल था, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगा आपको। अब देखिए आगे क्या बोला है। राधा 10,000 रुपया में कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपया में सेंटर टेबल खरीदती है। वह कंप्यूटर टेबल को 8% के लाभ पर बेचती है और पूरे लेन देन में उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे सेंटर टेबल को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए? देखिए कंप्यूटर टेबल हो गया और ये आपका सेंटर टेबल हो गया। ठीक है, कंप्यूटर टेबल लिख लेते हैं इसको ऐसे, और इसके लिए ऐसे COM लिख देते हैं, सही रहेगा। CEN लिख देते हैं सेंटर, उसके बाद टेबल। तो ये कंप्यूटर टेबल और ये सेंटर टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि राधा जो है कंप्यूटर टेबल 10,000 में खरीदी है। ठीक है, और उन्होंने सेंटर टेबल को कितना में खरीदा है? 5,000 रुपया में खरीदा है। यहां तक समझ में आ गया। अब सवाल में ये बोला गया है कि जो कंप्यूटर टेबल है उसको 8% के लाभ पे बेचा जाता है। अगर पूरे धंधा में अगर हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए तो क्या आप बता सकते हो कि आप सेंटर टेबल को कितने % के प्रॉफिट में बेचोगे? तो आप कहोगे कि ये एक किसका सवाल है? ये एक डेविएशन का सवाल है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर टेबल 10,000 में खरीदा गया था और सेंटर टेबल 5,000 में खरीदा गया था। तो दोनों के अगर हम कॉस्ट प्राइस का रेशियो देखें तो कितना आ रहा है? आप कहोगे कि 2:1 आ जाएगा। ये 2 आ गया और ये 1 आ गया। अब अगर पूरे धंधा में हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए तो 10% प्रॉफिट यहाँ भी होना चाहिए और 10% प्रॉफिट यहाँ भी होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले आप 10% का प्रॉफिट लिख लो। आप कहोगे ये 10% होना चाहिए, बट ये 8% है, 2% कम है। तो 2% कम है ना, तो इसको 2% कम है तो 2 दूना 4% का प्रॉफिट यहाँ से ज्यादा उठाना पड़ेगा। और ये प्रॉफिट इस एक में क्या कर देंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4 को 1 में बांटेंगे तो 4 ही होगा। तो मतलब कि सेंटर टेबल को 14% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 15 नंबर सवाल का जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है। देखिए 16 नंबर सवाल, देखिए 16 नंबर सवाल में क्या बोला गया कि चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने कोई चुनाव लड़ा था। ठीक है, चमनलाल है और उसके बाद आपका अरशद है और जगजीत, इन तीनों ने एक चुनाव लड़ा। ठीक है, मतदान के सभी वोट जो है वो वैध थे, मतलब जितना भी वोट डाला गया सभी क्या है? वैध है। अरशद को कुल वोटों के 35% वोट मिले थे। ये जो अरशद भैया है इसको टोटल 35% वोट मिला है। ठीक है, और चमनलाल को प्रत्येक 35 वोट में से 14 वोट मिलता है। तो अगर प्रत्येक 35 वोट में चमनलाल को
कितना वोट मिल रहा है, 14 वोट मिल रहा है। तो अगर रेशियो लेंगे तो कितना आ रहा है, और टोटल वोटों की संख्या 2 है, तो उसमें इन्हें वोट कितने मिल जाते हैं, 2। तो देखो 2/5 का मतलब कितना होगा, 40%। तो इसका मतलब चमन लाल जो है वो 40% वोट उठाया है। तो एक बात बताओ, जगजीत सिंह को कितना वोट मिला होगा, आप कहोगे कि दोनों को जोड़ के 75 आ रहा है ना, तो जगजीत को 25% का वोट मिला होगा। ठीक है, अब आगे सवाल में क्या बोला है, विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले व्यक्ति की तुलना में जो विजेता है, तो विजेता तो भैया चमन लाल है, इसको जो है सबसे कम वोट पाने वाला, तो सबसे कम वोट पाने वाला जगजीत सिंह है, उससे 4950 वोट अधिक मिले थे। तो मतदान हुए सभी वोटों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, अगर आपसे हम पूछे कि परसेंटेज में बताओ, जो चमन लाल को जो विजेता है उसको सबसे कम वोट पाने वाले से कितना परसेंट वोट अधिक मिल रहा है, तो आप कहोगे कि 15% वोट अधिक मिल रहा है। और सवाल में इसकी वैल्यू बोला गया है, कितना बोला गया है, 4950। तो यहां से अगर हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, 15 × 45, फिर 15 × 45 0, 100%। टोटल वोट कितना होता है, 100%। तो आप कहोगे टोटल वोटों की संख्या कितना है, 38,000, सॉरी 38,000 नहीं, 33,000। तो देखिए 16 नंबर सवाल का जो ऑप्शन आपका बी है वो आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे सवाल में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए आगे सवाल में क्या है, गेहूं का एक ढेर शंकु के रूप में है, ठीक है, जिसकी आधार का व्यास जो है वो 8.4 मीटर है और इसकी ऊंचाई 1.75 मीटर है। इस ढेर को कैनवास से ढका जाना है, तो आवश्यक कैनवास की क्षेत्रफल याद करें। देखिए यहां पे आपके सामने पहले हम एक शंकु बना देते हैं। अब देखिए ये आपका हो गया रेडियस और ये हो गया आपका हाइट। तो रेडियस के विषय में बोला है, रेडियस तो नहीं बोला था, डायमीटर बोला था। डायमीटर बोला था 8.4 है। तो आप सिंपल आधार पे बता सकते हो कि ये जो रेडियस है ये 4.2 हो जाएगा। हाइट के बारे में बोला है कि 1.75 है, ठीक है। और ये सभी मीटर में दिए गए हैं ना, ध्यान रखना। तो आपसे पूछा गया है कि इस गेहूं के ढेर को कैनवस से ढकने के लिए जो कैनवस के लिए जो आवश्यक कैनवस का जो क्षेत्रफल है ना वो बताना है। तो देखिए बताना क्या है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है, CSA बताना है। तो CSA कितना होगा, पाई आर एल होता है। तो पाई की वैल्यू तो आपको पता है 22/7 और आर की वैल्यू कितना है 4.2 है और एल निकालना पड़ेगा आपको। तो देखिए एल कैसे निकलेगा, अब एल निकालना बहुत चैलेंजिंग काम है यहाँ पे, क्योंकि सभी पॉइंट्स में दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, पहले आप एक काम कर लो, इन दोनों का रेशियो ले लो, इन दोनों का रेशियो ले लो। तो देखो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये पॉइंट खत्म। अब देखिए किससे कट रहा है, तो आप एक तरह से देख लिए हैं कि हमने एक तरह से क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। ये चीज ध्यान में रखना आप, पहले हम क्या किए 100 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। अब आगे क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से। अब 5 से इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, तो 5 से 5 8 40 और 5 100 का 20। 5 से इसको काटेंगे कितनी बार में काटेगा, 5 3 15 और 5 3 15 हो गया और यहां से बचेगा आपका 2, 5 बचे 25, 7 से कट रहा है ना, 7 से 7 बचे 35 और फिर 7 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 12 बार में।
7 से काटेंगे तो 7 पच्चे 35 ना, 7 से काटे 7 पच्चे 35, 7 से काटे कितना बार में गया, 12 बार में गया। अब देखिए यहां से आपको पता चला कि ये अगर इसको हम 5 लेंगे तो ये 12 होगा, ठीक है। 5 12 13 ट्रिपलेट सेट हो गया, 5 12 13 ट्रिपलेट सेट हो गया, तो आप कहोगे ये 13 होगा, लेकिन ये 13 तब होता ना जब ये 5 होता और ये कितना होता, ये 5 होता और ये 12 होता, तब ये 13 होता। लेकिन यहाँ तो पॉइंटों में दी गई है ना, तो आपको देखना है कि हमने सिंप्लीफाई किससे किया। तो आप कहोगे कि पहले तो हम सिंप्लीफाई किए थे 100 से गुना किए थे, तो 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 100 से गुना किया तो 100 से डिवाइड करोगे। अब फिर देखो ध्यान से, आप 5 से इसको काटे हो, 5 से आप इसको काटे हो तो 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। और 5 से अब फिर आपने इसको 7 से भी काटा तो 7 से भी गुना करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या था, जो ट्रिपलेट आपका सेट किया गया था 5 12 और 13, इस ट्रिपलेट को क्या किया गया था 0.35 से गुना कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल गया ना कि देखो 7 पच्चे 35 और 100 से भाग कर देंगे तो 0.35 आता है। इसका मतलब ये जो ट्रिपलेट है इसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 लिखेंगे और 0.35 से मल्टीप्लाई किया गया तो उससे आप मल्टीप्लाई ही करो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको ध्यान से देखना है, 7 से इसको काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 पच्चे 35 तो 0.05। अब देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 11 गुने 4.2 गुणा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समस्या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपका 13 भी था ना, उसको तो हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए आंसर जो भी होगा, अब देखिए अब ये पॉइंट को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। पॉइंट खत्म तब होता जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो कहीं भी अब आपको 10 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो खत्म होने वाला है नहीं, तो उत्तर जो भी होगा उसमें 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, लास्ट से 2 अंक के बाद दशमलव। तो 2 ऑप्शन तो आपके हट गए, बी और सी, 2 ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन आपका ए बच गया, एक ऑप्शन आपका डी बच गया। तो इन दोनों में से ही कोई उत्तर है। अब यूनिट डिजिट चेक करेंगे, तो 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, फिर 2 1 कम 2 और फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो यूनिट डिजिट 6 बन रहा है, और यूनिट डिजिट 6 बनेगा और 2 अंक के बाद दशमलव होगा, तो केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट है, 17 नंबर का जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताएं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे कठिनाई हो सकता है। हमने यहाँ पे आपको फिर से हम एक बार बता देते हैं कि देखो ये 4.2 दिया गया था, ये 1.75 दिया गया था। तो पहले हमने क्या किया, 100 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ध्यान भी रखना आपको, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, चलो फिर आप 5 से इसको क्या किए हैं, 5 से डिवाइड किए, फिर 7 से डिवाइड किए हो। तो आप देखो 100 से इसको गुना किए थे तो 100 से भाग करोगे, 5 से डिवाइड किया फिर 7 से डिवाइड किया, मतलब 35 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको पकड़ में आ गया कि ये 5 12 था तो ट्रिपलेट सेट हो गया था 5 12 13, और आप समझ पाए कि ये जो ट्रिपलेट है, ये जो स्टैंडर्ड ट्रिपलेट है, इसको 0.35 से मल्टीप्लाई करके इस तरह का चीजें बना दिया गया था। तो फिर हमने क्या किया, इसको 13 को फिर हमने 0.35 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका आ गया स्लांट हाइट आ गया, उसको यहाँ पे रख दिए और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिए। और उत्तर निकालने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई नहीं किए, हम यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगाए। आगे देखेंगे, देखिए आगे सवाल में क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, आगे आपका 18 नंबर सवाल है। देखिए ध्यान से, कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष में 3 साल में जो है वो कितना हो जाता है,
आप कहोगे 3 साल में 14,880 रुपया हो जाता है, ठीक है। और ये जो 5 साल है, 5 साल में कितना हो जाता है, तो आप कहोगे कि 5 साल में हो जाता है 16,800। सॉरी, लाइट का प्रॉब्लम आ गया। देखेंगे यहाँ पे, अब देखिए, अब सिंपल इंटरेस्ट में तो आप समझते हो कि हर साल जो ब्याज होता है वो इक्वल होता है। सिंपल इंटरेस्ट बड़ा सिंपल होता है कि हर साल जो आपको ब्याज मिलता है वो इक्वल मिलता है। तो देखिए 3 साल में इतना हो गया और 5 साल में इतना हो गया। तो आप यहाँ पे देखो ये कितना साल अधिक है, आप कहोगे कि 2 साल अधिक है। तो यहाँ से अगर हम 5 साल के ब्याज में से, सॉरी, ये 5 साल में इतना अमाउंट हो गया और ये 3 साल में, तो अगर हम 5 साल के अमाउंट में से 3 साल के अमाउंट को घटा दे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 साल में हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 16,800 में से घटा देंगे 14,800। तो अगर हम 14,800 इसमें से घटा दें तो आप कहोगे कि 2,000 पूरा फ्री बचेगा। फिर 80 और घटा देंगे, तो 2,000 में से 80 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 1,920 होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 1 साल में 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 नंबा 18 और 2 छिक्का 12, 0। 3 साल में कितना मिल रहा है निकालो, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 6 3 18 के 8 1 हासिल, 9 3 27 प्लस 1 28। तो ये आ गया आपका 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब सवाल में क्या बोला, उसी राशि को 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। तो पहले तो आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। तो ये देखिए ये 3 साल के बाद का अमाउंट है और 3 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो आप निकाल पाए। तो अगर हम 3 साल के अमाउंट में से 3 साल के एसआई को घटा दे तो क्या आपको प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, तो आपको कि घटाने पे आ रहा है 12,000 रुपया, ठीक है। अब 10% की रेट से इसी सेम प्रिंसिपल पे 4 साल में आपको बताना है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो 10% की रेट से 4 साल में जो ब्याज मिलेगा 40%, तो 12,000 का अगर आप 40% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे कि 10% तो 1,200 आएगा, 40% बताना है तो 4,800 रुपया हो जाएगा भैया। कोनो दिक्कत ना है इसमें, ठीक है। तो देखिए 18 नंबर सवाल का जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे सवाल में क्या बोला गया है, देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल 19 नंबर सवाल में देखिए एक ट्रायंगल बोला है एबीसी, इस तरीके से एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है, एबी की वैल्यू 20 बोला गया है और आगे फिर सवाल में बोला है कि बीसी जो है आपका 21 है और एसी आपका 29 है। तो हमें पता हो कि cot सी प्लस cosec सी और -2 tan A कितना होगा, ठीक है। तो देखिए cot थीटा क्या होता है, आप कहोगे कि आधार बटा लंब होता है, तो 21/20 हो गया, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, ठीक है। सी, अगर आप एंगल सी के एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अब ये देखो cosec थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण कितना है 29, लंब कितना है 20। अब देखिए एंगल ए के रिस्पेक्ट में आपको देखना है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो देखो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 21, आधार कितना हो जाएगा 20। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 50/20। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए ध्यान से 21 दूना 42 अब बटा 20 हो गया, ठीक है। अब 42 घट जाएगा तो कितना आएगा 8/20। 8/20 का मतलब 2/5, इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 19 नंबर सवाल का जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट होगा। 20 नंबर सवाल पे आते हैं।
ये मॉक टेस्ट सॉल्व करके आपको मजा आ रहा होगा, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखिए आगे लिखा हुआ है कि 4x² और माइनस का 37x² और प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बताना है कि 8x³ माइनस 27x³ की वैल्यू कितना होगा, ये चीज बताना है। तो देखो आप कहोगे कि इसको x² से हम डिवाइड करेंगे, तो ये होगा 4x² और प्लस का 9x² इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा 37 पॉजिटिव। अब देखिए माइनस वाला चाहिए हमको, माइनस वाला में 3 पावर तक चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अब हम बताए हैं कि 2 घटा के अंडर रूट लेंगे, लेकिन कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए था। यहाँ पे तो यहाँ पे ये चीज और ये चीज इक्वल होना चाहिए था, और यहाँ पे 1 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, अब देखो ध्यान से, अब कैसे निकलेगा 2x माइनस 3/x², ये कैसे निकलेगा। तो आप कहोगे कि यहाँ पे हमको ऐसे करना होगा, ये 37 है ना, अब माइनस का 2 गुना, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, आप कहोगे ये देखो ना, ये ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर, तो 2 आ गया, यहाँ पे आ गया आपका, इसको 3/x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो यहाँ से आपका आ गया 3, तो ये आ जाएगा आपका, इसी का आप अंडर रूट लेंगे ना। देखो हमने आपको बताया है कि प्लस वाला से माइनस वाला पे जाना है तो 2 घटा के अंडर रूट लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे कि ये तो 2x का होल स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर है, और ये क्या है 3/x का होल स्क्वायर है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, माइनस तो 2 करना पड़ेगा, बट जो कोफिशिएंट लगा है उसको भी ध्यान रखना है, उससे भी गुना करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 दूना 6 दूना 12, 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 25, 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, तो ये वैल्यू आ गया आपका 5। अब पावर अब यहां से देखिए पावर 1 से पावर 3 पे जाना है, मतलब ये वाला वैल्यू निकालना है। तो हमने आपको क्या बताया है k³ प्लस 3k, तो k³ प्लस 3k करेंगे, 5 का क्यूब 125 और प्लस 3k, तो 3 गुना 5, और आपको इन कोफिशिएंट से गुना भी करना होगा ना, 2 गुना 3, तो ये हो गया 125 और प्लस 5 से 15 दूना 30, 30 3 90 हो गया। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 80 जोड़ देंगे, तो ये हो गया 200 और 215 इसका उत्तर होगा। देखिए 20 नंबर सवाल का जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर सवाल में क्या बोला, एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन ए से निकलता है और दोपहर 12 बजे बी पर पहुंचता है। एक कार सुबह 8:30 बजे स्टेशन बी से निकलता है, 8:30 बजे, 8:30 में, ठीक है ना, 8:30 बजे बी से निकलता है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचता है। जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचता है, और उसी समय पहुंचता है, जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचता है तो वे एक दूसरे से किस समय मिलते हैं। देखिए 21 नंबर सवाल में क्या बोला गया, एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे ए से निकलता है और दोपहर 12 बजे बी पर पहुंचता है। एक कार सुबह 8:30 बजे बी से निकलता है और स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचता है। जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचती है तो वे एक दूसरे से किस समय मिलती है। देखिए यहाँ पे देखिए ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, इसके बीच का ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी क्या हो रहा है, ए से तो 8 बजे यहां से निकल रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे पहुंच रहा है आपका 12 बजे पहुंच रहा है।
सवाल में बोला गया है। और दूसरा है आपका क्या है, और एक कार 8:30 बजे, यहां से 8:30 में निकला है और यहाँ पे उसी समय पहुंच रहा है, 12 PM पे ही पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो बताना है आपको कि स्टेशन ए पर उसी समय पहुंचता है, तो जब रेलगाड़ी स्टेशन बी पर पहुंचते तो वे एक दूसरे से किस समय मिलते हैं। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, ये 8 बजे निकला और 12 बजे यहाँ पहुंच रहा है, तो इसको टोटल कितने टाइम लगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, आप कहोगे कि 4 घंटा का टाइम लगा। अब देखो बी से 8:30 बजे एक कार निकला था और ए पे 12 बजे ही पहुंचा, तो इसे कितने समय लगे हैं, 3.5 घंटा। अब एक काम करो, आपको करना क्या है, ये ए से बी तक के जो डिस्टेंस है वो सवाल में तो नहीं दिए गए, तो ये आप अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम ये आपको कहेंगे कि आप ऐसा डिस्टेंस मानो ताकि जब आप उसको 4 से काटो और फिर आप 3.5 से काटो तो वो आसानी से कट सके। तो आप कहोगे कि 28 किलोमीटर हम डिस्टेंस मान लेते हैं। तो देखिए, तो 4 घंटे में अगर रेलगाड़ी इस डिस्टेंस को कवर कर लेता है 28 किलोमीटर डिस्टेंस को, तो इसका स्पीड क्या होगा, आप कहोगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगा। अब कार जो है इस स्पीड को 3.5 घंटा में कवर कर रहा है, 3.5 घंटा का मतलब कितना, 7/2 घंटा, तो 2 तो ऊपर ही हो जाएगा, 7 चौका 28, 4 गुना 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा, ठीक है। और लेकिन सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि दोनों जो है ना किस समय आपस में मिलेंगे। तो देखिए ये तो 8:30 में निकला है और ये 8 बजे निकला है, तो ये आधा घंटा तक क्या होगा, अकेला चलेगा। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं, ये आधा घंटा अकेला चलेगा, चलेगा ना। अब इसकी स्पीड कितना है, आप कहोगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधा घंटा में कितना जाएगा, आप कहोगे 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर जाएगा ये, ठीक है। तो 3.5 किलोमीटर आप इसमें से हटा देंगे तो आप कहोगे ये बचेगा आप 24.5। अब इस डिस्टेंस को दोनों मिलके कवर करेंगे, क्यों, क्योंकि जब 8:30 बज रहा होगा ये भी भैया चलेंगे और ये भी चलेंगे, दोनों चलेंगे, तो दोनों जब चलेगा तो आप देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ रहा है आपका 8 7 15, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ध्यान से आप, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 9 45, ठीक है। अब देखिए ध्यान से आगे क्या करना है आपको, तो ये देखिए ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका 4.9/3। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मिनट में निकल गया है, तो 0 हटेगा तो पॉइंट खत्म, 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, तो 49 दूना 98 मिनट आ गए। तो 8:30 बजे के बाद इसको 98 मिनट और लगा। 98 मिनट का मतलब कितना होता है, तो आप कहोगे 1 घंटा और 38 मिनट। सहमत हो कि नहीं, हाँ। अब देखिए, अब यहाँ पे 8:30 में अगर 1 घंटा 38 मिनट जोड़ देंगे तो पहले 30 मिनट जोड़ दो तो 9 बज गया, और फिर 1 घंटा और जोड़ दो 10, इसका मतलब 10 8 में दोनों मिल जाएंगे। तो 10 जो मीटिंग टाइम है, जो मिलन का समय है, मिलन का समय जो है वो कितना है, आप कहोगे मिलन का जो समय है वो कितना है, 10 बजकर जब 8 PM हो रहा होगा ना, 10 बजकर जब 8 मिनट हो रहा होगा, कहने का ये मतलब है, तब वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है ना। आगे आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर सवाल। देखिए आगे के सवाल में आप क्या लिखेंगे,
अब देखिए आगे ये बोला गया है 22 नंबर सवाल में कि ट्रायंगल एबीसी में बिंदु डी एबी पर स्थित है, ठीक है, तथा ई और एफ जो है वो क्या है, बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि डी एफ एसी के समानांतर है और डी जो है ए एफ के समानांतर है। यदि बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी एफ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो ई एफ की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, एक पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी, ठीक है। अब देखिए डी जो है ए बी पर स्थित है, डी कहां पे स्थित है भाई, डी ए बी पर स्थित है। फिर आगे सवाल में बोला गया है कि ई और एफ बीसी पर स्थित है, ई और एफ जो है वो बीसी पर स्थित है और डीएफ जो है ना वो एसी के समानांतर है। डीएफ जो है ये वाला, ये एसी के समानांतर है और आगे फिर बोला गया था डी जो है वो एएफ के समानांतर है। ठीक है, और आगे बोला था कि बी इसके बारे में बोला था, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है और सीएफ की लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये वाला लंबाई आपको बताना है, किसकी लंबाई, ये वाला लंबाई, ये इसकी लंबाई बताना है, ठीक है। अब देखो कैसे बताओगे ईएफ की लंबाई। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल में दो लाइंस पैरेलल है, तो यहाँ पे ट्रायंगल में ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। तो ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल दिखा, इसमें ये वाला और ये वाला पैरेलल लाइन है, दोनों के सेम डायरेक्शन है, मतलब ये दोनों पैरेलल है। तो देखिए या जो बीई का ईएफ के साथ रेशियो होगा, समझ में आ रहा है ना, वही क्या होगा, बीडी का डीए के साथ रेशियो होगा। जो बीई का रेशियो, या फिर ऐसे भी बोल लो, जो बीडी का डीए के साथ रेशियो होगा वही रेशियो हो जाएगा बीई का किसके साथ, ईएफ का, ईएफ के साथ होगा। अब देखिए परेट वाले ट्रायंगल में देखेंगे, जो रेशियो बीडी का डीए के साथ होगा वही रेशियो, अब देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन, तो जो बीडी का डीए के साथ रेशियो होगा वही रेशियो बीएफ का एफसी के साथ होगा। तो देखिए ये भी वाला ये रेशियो जो है ये भी बीडी से डीए के रेशियो की इक्वल है, और बड़े वाले जो ट्रायंगल की बात करें वहां भी क्या था कि बीएफ से एफसी का जो रेशियो है वो बीडी से डीए के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब बीई से ईएफ का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बीएफ से किसके रेशियो के, बीएफ से एफसी के रेशियो के। अब ये बात समझ पाए होंगे। अब बी की वैल्यू 4 बोला है सवाल में और ईएफ की वैल्यू कितना बोला गया है, नहीं सॉरी ये तो पता ही नहीं है, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और ये देखिए बीएफ कितना आएगा आपका, तो बीएफ आ जाएगा आपका 4 प्लस एक्स बटा में एफसी 3। अब देखिए अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो सॉल्व करने में अलझर सा होगा। तो देखिए ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लेते हैं। अब से अगर ईएफ की लंबाई पूछा गया तो ऑप्शन में तो दिया होगा ना, अगर हम ईएफ की वैल्यू को 5 मान ले, तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये 4/5 होगा, यहाँ पे 5 रखेंगे तो देखिए तो ये इक्वल नहीं आ पाएगा, यहाँ पे 5 रखोगे 9/3 आ जाएगा ना, तो ये इक्वल नहीं आ रहा है। 3 पे क्या सेटिस्फाई करेगा, 4/3 हो गया, ये 7/3 होगा, नहीं भाई 3 भी नहीं। 1.5 से क्या सेटिस्फाई करेगा, 1.5 से सेटिस्फाई भी आपका नहीं करेगा। 2 रखो तो हाँ 2 से सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे ही 2 रखेंगे तो यहाँ पे आपका 2 बनेगा और यहाँ पे 2 रखोगे तो 6 और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो 2 बनेगा, 2 2 के बराबर हो गया। इसका मतलब जो ईएफ की लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 22 नंबर सवाल का, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब 23 नंबर सवाल देखें।
देखिए 23 नंबर सवाल में क्या बोला है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम संख्याओं के औसत से अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत, इसका तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, आपको लिख के ही करना होगा। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, उसके बाद आपका हो गया 13 के बाद हो गया 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेना है ना, 17 के बाद एक और लेना पड़ेगा 19। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 30, और ये दोनों को जोड़ देंगे 30 30 60 हो गया। यहां तक समझ में आ गया। अब 60 10 70 70 अब प्लस 7 77 बटा 8 हो गया। तो ये प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत निकल गया। अब इसका अनुपात बताना है प्रथम 10 सम संख्याओं के साथ। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, n+1 10 + 1 11। अब देखिए, अब इसका अनुपात लेंगे तो क्या होगा, 11 7 77 7:8 हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए 23 नंबर सवाल का जो ऑप्शन आपका बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर सवाल देखेंगे, बहुत आसान सवाल था, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब देखिए यहां पे बोला गया है कि a - 12/a = 1 है। तो आपको बताना है कि a² + 16/a² की वैल्यू कितना होगा। देखो यहां पे a - 12/a = 1 है, तो आपने जो भी पढ़ा है वो कुछ भी यहाँ पे आप लगा नहीं पा रहे हो। तो आप क्या करो, यहाँ पे कुछ a की वैल्यू को पुट करके देखो, क्या वो चीज सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप कहोगे कि हाँ भाई सेटिस्फाई कर देगा। अगर 4 रख दोगे ना तो यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे भी 4 रखोगे तो 4 से भाग करेंगे 12 को 3 तो 1, सेटिस्फाई कर गया। अब 4 रखने पे सेटिस्फाई किया है तो यहाँ भी 4 रखो, 16 और 16/16 1 17 इस सवाल का उत्तर है। तो 24 नंबर सवाल का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे सवाल में देखिए क्या बोला है। आगे सवाल में लास्ट सवाल है आपका 25 नंबर, एक वृत्त पर बाह्य बिंदु A से 2 स्पर्श रेखा AB और AC खींची गई है जो क्रमशः बिंदु B और C पर वृत्त को स्पर्श करता है। ठीक है, यहां तक पहले लिख लेते हैं। ठीक है ना, एक सर्कल हो गया, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है भाई, समझ में आया, और ये पॉइंट का नाम दिया है A। ठीक है ना, यहाँ पे बोला ना एक वृत्त पर बाह्य बिंदु A से 2 स्पर्श रेखा AB और AC, यहाँ पे देखेंगे AB और AC, ये हो गया आपका AB और ये हो गया AC, ये सर्कल का हो गया सेंटर। ठीक है, 2 स्पर्श रेखा खींचा गया है, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई समस्या नहीं। AB और AC पर बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि PQ वृत्त को बिंदु R पर स्पर्श करता है। ठीक है, AB पे P है और AC पे Q है, और इससे ऐसे स्पर्श रेखा खींचना है जो वृत्त को कहां पे स्पर्श करेगा, R पर स्पर्श करता है। ठीक है, अब सवाल में बोला गया कि यदि AB का मान जो है ये वाला यहां से यहां तक 11 है। ठीक है, और ये जो आपका PA है, ये PA की वैल्यू 7 बोला गया, ये 7 है। ठीक है, और आगे फिर सवाल में बोला गया है AQ का मान जो है वो 9 है। AQ की वैल्यू कितना बोला गया है, सवाल में 9 बोला गया। तो आप हमें झट से बताओ कि PQ की लंबाई कितना है। तो देखिए आप कहोगे कि किसी भी सर्कल पर अगर हम बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो
बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये 11 सेंटीमीटर है तो ये वाला लंबाई भी 11 सेंटीमीटर होगा। ये समझ गए आप। अब देखिए यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, 7 है, तो ये कितना बचेगा, 4। अब कहोगे ये भी तो एक बाह्य बिंदु ही है ना, और इस बाह्य बिंदु से सर्कल पे क्या खींचा गया, स्पर्श रेखा, तो ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए यहां से यहां तक का लेंथ 11 है और ये आपका 9 दिया गया है, तो 9 है ना, तो 9 2 11 होगा ना, तो ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो PQ का लेंथ कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 25 का, 25 नंबर का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए आपका ये मॉक फिनिश हो गया। अगर आपको हमारे द्वारा जो वीडियो बनाए गए हैं ये अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बगल वाला घंटा है उस घंटा को भी दबा दें, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे हम इस चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो आपको उन वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको कोई भी जो वीडियोस हैं वो मिस नहीं हो पाएंगे और आप अपने तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अब अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।